गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाई फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 8 में आप लोगों के सामने मैं लेकर के हाजिर हूं। और फ्रेंड्स, इकोनॉमिक जो हम आज जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और वो जो हैं बहुत बार पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। सो जल्दी ही आप लोगों को 10 पार्ट्स के रूप में मैं इकोनॉमिक्स का कंक्लूज़न करा दूंगा और इनसे बाहर आपको इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि इकोनॉमिक्स का उनका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पहला क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है इसका मुख्य रीज़न क्या है? तो इसका आंसर है, भारत में जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, अत्यधिक जनसंख्या जो है वही भारत के अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। मतलब ज़्यादा जनसंख्या है, इस कारण से इतनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पाते। तो यही हमारे बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेविस का आर्थिक विकास का मॉडल किससे संबंधित है? तो जो लेविस थे उन्होंने आर्थिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था वो किस चीज़ से संबंधित था? इसका आंसर है, पूंजी मीन्स कैपिटल और प्राकृतिक संसाधनों मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जनसंख्या के साथ अंतर संबंध। मतलब एक्चुअली में जो लेविस थे उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि हमारे पास जो पूंजी होती है, जो हमारे पास कैपिटल होता है मतलब धन एक तरीके से, और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में आप सब जानते ही हो क्या क्या आ सकता है, जैसे कि खदानें आ सकती हैं और भी हमारे पास जैसे हमारा जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में ही आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ में क्या अंतर संबंध है, इससे लेविस का जो मॉडल था वो संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां औद्योगिकीकरण से उच्च विकास दर हासिल कर लिया, मतलब उच्च विकास हासिल कर लिया, जहां ज़्यादातर समस्याओं को हल कर लिया तथा जहां गरीबी नाम मात्र की होती है, इन्हें क्या कहते हैं? मतलब कहने वाली बात यह है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो एक तरीके से अपनी अच्छी कंडीशन में आ चुकी हैं, यहाँ गरीबी बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची हुई है और उन्होंने अपनी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्व कर लिया है। किससे? औद्योगिकरण से। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था मीन्स डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि उन देशों ने या उन अर्थव्यवस्थाओं ने सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया, अब उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका हुआ जिसे यूएसए बोलते हैं, और जापान, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि जो देश हैं वो कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकसित अर्थव्यवस्थाएं। इन्हें नई दुनिया मीन्स न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां विकास दर आगे बढ़ रही है, मतलब विकास दर वो ग्रो भी कर रहे हैं, और जहां गरीबी समेत अन्य समस्याओं से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहलाती है? मतलब अभी गरीबी खत्म नहीं हुई है बट लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्त, विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे कि हमारा देश हुआ इंडिया और चाइना वगैरह, है ना। जैसे भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका आदि कैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं? विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड नहीं है पर हाँ कोशिश कर रहे हैं अच्छी ग्रोथ करने की। ये आगे भविष्य में विकसित अर्थव्यवस्थाएं बन सकती हैं, मतलब जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती हैं वो आगे फ्यूचर में कैसी अर्थव्यवस्थाएं बन सकती हैं? विकसित अर्थव्यवस्था बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है? आपको पता ही चल गया भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां गरीबी भुखमरी ज़्यादा है तथा जहां औद्योगिक विकास अत्यंत कम हुआ है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मतलब अभी तीसरी सिचुएशंस में आ गए हम लोग, जहाँ पर बिल्कुल जो डेवलपमेंट है बिल्कुल भी नहीं हुआ या वो बहुत ही कम हुआ है, जहाँ पर इंडस्ट्री भी बहुत ही कम है। ठीक है, जहाँ गरीबी और भुखमरी ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को? ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को कहा जाता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है,
ज़्यादातर अफ्रीकी देश पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्हें चौथी दुनिया भी कहा जाता है। मतलब अफ्रीका की जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो गरीबी भुखमरी में है, अशिक्षा है वहाँ पर, है ना, और जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं लोगों की बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? चौथी दुनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध मतलब लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो सिद्धांत था वो प्रस्तुत किया था नेल्सन ने। याद रखिएगा, निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध का जो सिद्धांत था वह नेल्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति सरकार की सहायता पर ही निर्भर रहता है, मतलब सरकार पर डिपेंड हो गया पूरी तरीके से, तथा कोई काम नहीं करना चाहता, उसको कोई काम ही नहीं करना, उसे लग रहा है कि सरकार उसकी हेल्प कर रही है, उसी से काम चलेगा, और जिससे कि वह गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब काम करने का मन ही नहीं है, उसे लग रहा है सरकार जितना दे रही है उसी से काम चला। बहुत से आलसी आप लोगों ने देखे होंगे जो कोई काम धाम नहीं करते होंगे, सरकार से जो राशन मिलता होगा उसी को खा रहे होंगे, या जो पेंशन वगैरह मिल रही होगी उससे खाते। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स गरीबी जाल, मतलब पॉवर्टी ट्रैप। वो पॉवर्टी से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो फंस गया है और सरकार से मिलने वाली सहायता पर ही निर्भर है और कुछ खुद से कुछ काम करना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति ऋण तथा उसकी ब्याज भी नहीं चुका पाता, न तो अपना ऋण चुका पा रहा है, लोन जो उसने पैसा लिया है, और ना ही उसकी ब्याज चुका पा रहा है, तथा उस ब्याज को चुकाने के लिए अब ब्याज तो देनी पड़ेगी, उसको ब्याज को चुकाने के लिए भी उसे ब्याज पर ऋण लेना पड़ रहा है। मतलब उस पहले वाले लोन की ब्याज को चुकाने के लिए उसे दोबारा से ही ब्याज पर क्या लेना पड़ रहा है? लोन लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऐसी स्थिति को कहते हैं हम लोग ऋण जाल। ऋण जाल जिसे लोन ट्रैप कहते हैं। पहली वाली क्या थी? पॉवर्टी ट्रैप, मतलब गरीबी जाल। ये क्या है? ऋण जाल। अब देखिए, भारत में किसानों को ऋण जाल में फंसाकर महाजनों, जमींदारों और साहूकारों ने गरीबी में धकेल दिया। एक्चुअली में क्या था, जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो किसानों की ज़मीनें छीन करके लैंडलॉर्ड्स को दे दी गई, मतलब महाजनों, जमींदारों और साहूकारों को दे दी गई। तो वो जो साहूकार वगैरह थे वो किसानों की ज़मीन के अब मालिक बन गए थे, और उनसे किसानी करवाते थे, और उनसे बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते थे। उनको जो फसल थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा खुद ले लेते थे, जिससे जो किसान थे दोबारा लोन लेते थे, उन्हीं से पैसे ऋण लेते थे, और वो गरीबी के जाल में फंसते चले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिलिप्स वक्र मतलब फिलिप्स कर्व किससे संबंधित है? तो फिलिप्स वक्र है, जो फिलिप्स कर्व है वह बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति से संबंधित है, मतलब इन्फ्लेशन से एंड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुजनेट वक्र किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं, आप याद रखिएगा प्लीज़, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुजनेट वक्र जो है वह विकास और समाज के बीच की विषमताओं से संबंधित है। मतलब जैसे कि हमारे देश में सभी लोगों का समान विकास नहीं हो पाता। एक व्यक्ति वह है जिसके पास कुछ नहीं था और वो विकास करके बहुत अच्छी पोजीशन पर आ चुका है, विदेशों में सेटल्ड हो चुका है ना। और एक व्यक्ति वो है जो वहीं की वहीं पर डला हुआ है। तो मतलब जो हमारा विकास हुआ है और समाज के बीच की विषमताएं हैं उससे संबंधित है। मतलब जिस समाज के पास में पहले से ही धन ज़्यादा उपलब्ध होगा वो समाज जल्दी से जल्दी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेकर वक्र किससे संबंधित है? मतलब बेकर जो कर्व है वो किससे संबंधित है? तो बेकर वक्र जो है वह प्रजनन तथा विकास से संबंधित है। मतलब किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से हो पा रहा है, ये किससे संबंधित है? बेकर का वक्र जो है वो इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेकर वक्र कैसे आकार का होता है? तो बेकर वक्र जो होता है वह उल्टे यू के आकार का होता है। क्यों? वो उल्टे यू के आकार का इसलिए होता है कि अब उसका कहने का अर्थ ये है, जैसे यू को उल्टा कर दिया तो एक तरीके से एक गोल शेप सा बनेगा, राउंड शेप सा, पहले ऊपर की तरफ जाता हुआ फिर नीचे की तरफ आता हुआ। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, डेवलपमेंट करती है, तो जैसे जैसे वो विकास करेगी तैसे तैसे उसकी क्या होगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर एक मैक्सिमम स्टेज आ जाएगी कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना बंद कर देगी, और फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर जब उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, उनकी ग्रोथ हो गई, वो विकसित अर्थव्यवस्था बन गई, फिर उसकी, क्योंकि देखो जैसे ही विकसित अर्थव्यवस्था बनेंगी लोगों के पास शिक्षा होगी, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स चेंज होंगे, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे?
कम बच्चे पैदा करेंगे, मतलब जनसंख्या वो कम पैदा करेंगे। पढ़े लिखे ज़्यादा लोग जो होते हैं उनके पास 1 या 2 मैक्सिमम बच्चे होते हैं, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब उल्टा यू नीचे की तरफ आएगा, मतलब जनसंख्या जो है वो कम होना स्टार्ट होगी। जैसे कि इंडिया की जनसंख्या अभी बढ़ रही है क्योंकि हम डेवलपिंग हैं। जब हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे तब हमारी जनसंख्या स्वतः ही कम होने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन बताता है समाज के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि होगी लेकिन एक सीमा के बाद जनसंख्या में कमी आने लगेगी। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया, मतलब जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद जनसंख्या में कमी आने लगेगी। आंसर है इसका बेकर वक्र, अभी जो समझाया मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब आश्रित जनसंख्या मतलब डिपेंडेंट लोग जो होते हैं, जो काम नहीं करने वाले, ठीक है, कार्यशील जनसंख्या मतलब जो वर्किंग पीपल होते हैं, काम करके धनार्जन करने वाले जो होते हैं ना, उनसे कम होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब आश्रित लोग कम हैं और काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं हम लोग जनसंख्या की लाभ। मतलब अब हमारी जनसंख्या हमारे लिए फ्रूटफुल है, मतलब फलदायक है या लाभदायक है। जैसे भारत में जितने लोग हैं, हमारे घर में अगर मान लीजिए हम लोग हैं 6 जने या 4 जने हैं, 4 जने में से मान लीजिए 3 जने कमाने वाले हैं, एक जना बैठ के खाने वाला है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वह घर अच्छा चलेगा। इसी को हम जनसंख्या की लाभ कहते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 1 जना कमाने वाला है और 3 जने खाने वाले हैं, तो इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या की ह्रास या हानि। ओके, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता व्याप्त होने का कौन सा गुणांक है। मतलब इनकम और जो हमारी आय और संपत्ति नहीं होती, मतलब इनकम और हमारे जो वेल्थ होती है उसके वितरण में, मतलब किसी लोग के पास में ज़्यादा संपत्ति है, किसी लोग के पास में कम संपत्ति है। मतलब जो लोग डोमिनेंट होते हैं, जिन लोगों ने पहले से ही लोगों को अपनी जाल में फंसा रखा है उल्टी सीधी चीज़ों में, जैसे भारत में जातिवाद है, तो यहाँ पर कुछ जातियों के पास में लगभग पूरी की पूरी संपत्ति है देश की, और अन्य हज़ारों जातियों के पास में बहुत ही कम संपत्ति है, जिससे जो अन्य जातियां हैं उनका विकास कम हो पाया है और कुछ डोमिनेंट जातियों का विकास ज़्यादा हो पाया है। तो इस चीज़ को बताने के लिए कौन सा गुणांक कार्य करता है, वह है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक जो था उसी के द्वारा आय और संपत्ति के वितरण की असमानता बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है। लॉरेंज कर्व जो है वह संबंधित है गरीबी से, ठीक है। लॉरेंज कर्व ये हमेशा पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो वह गरीबी से संबंधित है। आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिससे आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल क्वेश्चंस को यूज़ कर पाओ, अपने एग्ज़ाम्स में पढ़ पाओ, उन्हें समझ पाओ, ठीक है। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।